So hello everyone, welcome to Prasasanic Gurukul. Friends, in this video we are going to analyze code on social security. और आपको पता है कि लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसमें हमने देखा था डेफिनेशंस और जो बाकी जो एस्पेक्ट है, जो आपके एक्ट्स जो है सब्ज्यूम्ड किए गए आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में, और उसका एक टाइमलाइन हमने देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो स्पेशल प्रोविजन है। यहाँ पर मैं आपको सारे प्रोविजन नहीं बताऊंगा, और आपको पहले भी बताया था कि आपको भी पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, तो मुझे लगा कि एक बार आप गो थ्रू जरूर करना उसको, क्योंकि अगर आप जाएंगे एक्ट में पर्टिकुलर प्रोविजन देखेंगे तो उससे आपको कंसेप्ट का पता चलेगा, अगर उतना टाइम था आपके पास और उतना टाइम है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे बस ये सिंपली इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको करा दूंगा, और बाकी कुछ एमसीक्यूज में आपको क्लियर हो जाएंगे जो पर्टिकुलर एक्ट जो आपके आने लायक है। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि थीम पे बेस्ड 4 चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में भी, कि आप एक्ट का थीम देखना, थीम से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन होगा, जैसे मिनिमम वेज एक्ट में आपका वेज रिलेटेड जो प्रोविजन डेफिनेशन होगी किस सेक्शन में है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट की बात हम करते हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन किस सेक्शन में है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो पर्टिकुलर सेक्शन भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जो हमारा ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, जो बोर्ड क्रिएट किया गया है, या फिर ईपीएफओ का अगर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो पीएफ फंड है उसके लिए जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन है उनको आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, और जो आपके 4 कोड है, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली सेक्शन पे तो कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा आए, पुराने कोड के सेक्शन पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि अभी तक इनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको, क्योंकि बहुत लोग इनको बहुत टाइम लेके और पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो फिर आप बोलेंगे कि सारे एक्ट क्यों नहीं बताए, बट मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इस एक्ट से यूपीएससी फिर से जाएगा, क्योंकि जब तक ये इनेक्ट नहीं होंगे तब तक यूपीएससी ना ही पूछे, और अगर पूछ लिया उन्होंने तो सारे एक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इन सब से आ सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसी कोड से क्वेश्चन आएगा या किसी पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आपको फोकस कहाँ पे करना है। जब भी कोई एक्ट आप पढ़े, देखिए आप गूगल करते होंगे, गूगल 5 मिनट में आपको 5 मिनट में अलग अलग एक्ट आप एक बार देखते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ये डेफिनेशन दिया हुआ है, शॉर्ट नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें तो आप जो हमारे पर्टिकुलर ग्रुप पे भी मिल जाएंगे आपको, और जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसमें तो सारी चीज़ें रिविजन आप कर ही लेना। बट और यहाँ पर जो स्लाइड मिल रही है आपको, बाकी सारी चीज़ें वो भी आपको मिल जाएगा। अदर भी इंटरनेट पे आप खाली बैठे हैं, आपने एक बार देख लिया मिनिमम वेज एक्ट में अच्छा इतने प्रोविजन है, इस ईयर में आया, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। प्रोविजन बाय प्रोविजन नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है। जैसे बोनस वाले में मैंने आपको बताया था कि बोनस का कितने टाइप का बोनस वहाँ पे प्रोवाइड, 3 टाइप का वो बोनस आपको बताया था, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखनी है। सो अब देर नहीं करते हैं, अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात की गई है, और अगर मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो एप्लीकेबल किस पे होगा ये, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड विल बी एप्लीकेबल टू एवरी स्टेब्लिशमेंट इन विच 20 एंड मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो 20 और 20 से ज़्यादा। देखिए अब बहुत बार आपको एक कन्फ्यूजन हुआ भी होगा, उसका आप एक नोट जरूर बना लेना, जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, भाई ये कितने पे एप्लीकेबल है, ये वाला चैप्टर कितने एस्टेब्लिशमेंट किस किस स्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है, उसका तो आपको करना पड़ेगा। एक लिस्ट बना के उसको याद कर लेना, और एक लिस्ट मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और लेक्चर में आपको कहीं भी लिंक मिल जाएगा, हमारी टीम उसको अवेलेबल करा देगी, जिसमें एक पूरी लिस्ट रहेगी कि ये प्रोविजन इस एक्ट का या ये पर्टिकुलर एक्ट में जो है इस स्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा। किसी में आपका 20 होगा, किसी में आपका 100 होगा, कहीं पे आपका 300 होगा, ये सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सेक्शन 14 इसका क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन 15 स्कीम से रिलेटेड है, बट सेक्शन 14 आप देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो ये क्या है, यहां पर आपका देखिए जो आपका पर्टिकुलर जो फंड था, इसमें ये स्लाइड गलत हो गया है, 16 की स्कीम यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको 14 बाद में कराऊंगा, एक बार आप 16 में फंड देख लीजिए, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है चैप्टर 3 में, वो आप
स्लाइड गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है आपका सेक्शन 16 फंड, ये क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, एस्टैब्लिश ए प्रोविडेंट फंड वेयर द कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी 10% ऑफ वेजेस पेबल टू ईच ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। वो डायरेक्टली भी हो सकता है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर भी जो एम्प्लॉइज आपके हो, ठीक है। एंड द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर। तो यहां पर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होगा भाई, जिसने आपको रिक्रूट किया है वो भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और आप भी उतने कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, आपका 10% सैलरी का, ठीक है। आप भी 10% देंगे, एम्प्लॉयर भी 10%। तो यहाँ पे क्या है 10%, यही आपकी इंपोर्टेंट फिगर है इसमें प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो आगे जब ये कोड एप्लीकेबल हो जाएगा तो आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे पीएफ फंड में, पीएफ फंड में आप कंट्रीब्यूट करोगे 10%, आपका एम्प्लॉयर भी करेगा 10%, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंशन स्कीम की। इसमें अगर सेक्शन 16 में आप जाते हैं तो सेक्शन 16 का जो क्लोज है बी, वो क्या बताता है, वो बताता है पेंशन स्कीम, यहाँ पर सेंटर क्या करेगा, सेंटर स्टेब्लिश ए पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु इज ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम एंड सच सम फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 8 and 1/3। यहां पर जब पेंशन फंड जो क्रिएट होगा उस पेंशन फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका 8.33% से ज्यादा, ठीक है, पेंशन फंड में। और प्रोविडेंट फंड में कितना 10%। ये दोनों प्रोविजन आप याद रखना, ठीक है। और ये आपके चैप्टर 3 में है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस स्कीम। अब वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या स्टैब्लिश कर सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, विच शैल बी पेड बाई एम्प्लॉयर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी। यहां पर अगर बात करते हैं हम इंश्योरेंस स्कीम की, तो जो यहां पर फंड स्टैब्लिश होगा उस फंड में सिर्फ आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए 3 टाइप के फंड की बात की गई, प्रोविडेंट फंड की बात की गई, प्रोविडेंट फंड में कितना आपका प्रोविडेंट फंड में 10% एम्प्लॉयर देगा, 10% एम्प्लॉय देगा। पेंशन फंड की बात की गई तो आपका एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है 8.33 मैक्सिमम, कम भी हो सकता है उससे, ठीक है। अब इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो फंड होगा उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपका 1% होगा, वेज का 1%, ठीक है। देखिए तो 1% भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पेंशन फंड में भी 8.33 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप 3 चीज समझना, जब मैं सेक्शन 16 की बात करता हूं तो सेक्शन 16 में क्या है आपका 3 टाइप की चीजें है कि आपका फंड स्टैब्लिश होगा। पहले फंड की बात हम करेंगे तो ये पीएफ फंड होगा, प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10%, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, दोनों का इक्वल। अगर हम फिर बात करेंगे आपका पेंशन फंड की, पेंशन फंड में आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा 8.33%, ठीक है, किसका, ये सिर्फ होगा आपका एम्प्लॉयर का। अगर हम इंश्योरेंस से रिलेटेड फंड की बात करेंगे तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा 1% एट मैक्स, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आए। ये हम पढ़ रहे हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। अब आप चलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका चैप्टर आ गया, कितना चैप्टर फिर आपका 3rd है और उसमें सेक्शन है आपका 17 कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। सेक्शन 20 है नोट अप्लाई टू, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड आपके स्टैब्लिशमेंट है उस पे ये जो फंड वाले प्रोविजन है तीनों जो हमने देखे आपका, चाहे वो पीएफ की बात हो, पेंशन फंड की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, तीनों ही अप्लाई नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये तो पता ही है कि वो कौन से स्टैब्लिशमेंट में और एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एनी अदर स्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपका जो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
12 के अंदर जो आते हैं वो भी आपके, उन पे भी ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 2 एक्सेप्शन है, इसको भी आप याद रख लेना। वैसे जनरल तो एक्सेप्शन नहीं है ये, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक वो जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ अकाउंट आप स्किप करना। फिर चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 में जब हम आएंगे, इसमें है आपका एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आपको पता है कि पहले अगर एक्ट की बात करें पे हमने ये क्या क्या है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो ईपीएफओ की बात हो, ईएसआईसी की बात हो, उन सब का इंटीग्रेशन क्या है, कोडिफिकेशन क्या है, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पर अगर बात की जाए आपका ईएसआईसी जो से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर 4, ये किस किस पे एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबिलिटी में आप यहाँ पे देखेंगे कि एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड अदर देन सीजनल फैक्ट्री, ठीक है। तो सीजनल फैक्ट्री को छोड़ के जिस भी पर्टिकुलर आपके एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा मेंबर है, उसी पे ईएसआई का प्रोविजन चैप्टर 4 तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड सेल बी एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन सच हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन। तो कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गए जहाँ पे इस टाइप का काम चलता हो, जैसे केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये 10 की लिमिट नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे 5 मेंबर भी काम कर रहे हैं, तो उनकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो उनका वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर, उसको हमें वो करना पड़ेगा, उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो उनसे रिलेटेड एक्सीडेंट या फिर किसी भी टाइप की ऐसी मिसहैपनिंग अगर होती है, तो उस केस में आपको उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर ऑफ प्लांटेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयर ऑफ प्लांटेशन है, ठीक है। तो ये आपके 3 पर्टिकुलर चीजें जहां जहां पे ये आपके एप्लीकेबल होगा। यहां पर भी आपका जो एम्प्लॉयर है प्लांटेशन के, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ कि कितने पर्टिकुलर वर्कर का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। जनरल तो क्या है 10 या 10 से ज्यादा। उसके बाद में क्या है आपका, उन पे भी एप्लीकेबल होगा जिसमें हजार्डस इंडस्ट्री है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ इस टाइप का वर्क प्रोफाइल है, और तीसरा आपका प्लांटेशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेबिलिटी होगी ईएसआईसी की चैप्टर 4 की। अब बात करते हैं अब अपना सेक्शन 24, ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स है, जो अदर स्टाफ यहाँ पे ईएसआईसी के जो स्टाफ है उनसे रिलेटेड, ये प्रोविजन आप देखना मत, ना आपका स्किप करना इन सबको, ठीक है। बस ईएसआई का देख लेना कि किस पर्टिकुलर प्रोविजन में है। अब बेनिफिट क्या है, जो पर्टिकुलर स्कीम रहेगी आपकी एम्प्लॉई जो स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम बात करें, तो उसमें बेनिफिट आपके सेक्शन 32 में गिवन है। सेक्शन 32 को आप याद रख लेना या मत रखना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बेनिफिट आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने पहले भी देखा एक्ट में, मैंने आपको 4 बेनिफिट इंपोर्टेंट बताए थे ईएसआईसी की जो पर्टिकुलर स्कीम थी उसके अंडर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 32 कौन कौन से बेनिफिट दे रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 32 आपको सिकनेस बेनिफिट दे रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट दे रहा है, डिसेबलमेंट अगर किसी टाइप का हो जाता है, डिसेबिलिटी किसी टाइप की हो जाती है, मेजर माइनर किसी भी टाइप की, ठीक है, डिपेंडेंस बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे सब चीजें जो आपके लाइफ से रिलेटेड होती है, जो भी आपका जो सोशल सिक्योरिटी एक ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ टाइम में चाहिए, चाहे वो की खुद की लाइफ की बात हो या उसके डिपेंडेंट की लाइफ की बात हो, ठीक है। इसमें मैटरनिटी रिलीफ वगैरह सारी चीजें आ गई। तो जनरल प्रोविजन है, आप इसको याद करिए मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईएसआईसी में जो चैप्टर 4 है उसमें बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें सेक्शन 35 एक्सीडेंट, ये आप स्किप करना। ऑक्यूपेशनल डिसीजेज जो है सेक्शन 30, देखिए यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिसीज आपको पता है कि कुछ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनमें आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। वर्कर्स जो होते हैं अगर उन पे रेगुलरली वो वर्क कर रहे हैं तो उनको कुछ इस टाइप की डिसीजेज हो जाती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज हो जाती है। आपको पता होगा कि माइन वर्कर्स होते हैं उनको डिसीज हो जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है। तो उनको जो वो डिसीज हो जाती है वो बहुत ही, वहाँ पर आपको उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, रेगुलरली आपको उनको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑक्यूपेशनल डिसीज से रिलेटेड जो सेक्शन है
वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 सेक्शन है ये आपका, इसमें आपका ऑक्यूपेशनल डिसीज से रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है। आपको नहीं देखना कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये आपसे पूछने नहीं वाला कोई, सिंपली ये पूछ सकता है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज रिलेटेड प्रोविजन इज गिवन अंडर विच कोड। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज का है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और वो किस पर्टिकुलर प्रोविजन में है, आपका प्रोविजन है पर्टिकुलर प्रोविजन है सेक्शन 36, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चैप्टर 4 का ही नेक्स्ट जो है 38 डिपेंडेंट्स बेनिफिट है मेडिकल पे। ये बाकी सारे बेनिफिट दिए हुए हैं तो इसको आप स्किप ही करिए। यहां पर सेक्शन 45 क्या प्रोवाइड करता है, स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके जो वर्कर है, उसके जो एम्प्लॉइज है, उनको अगर आप इंडस्ट्री को ओवरऑल ऑब्जर्व करें, जितने भी अगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फैक्ट्रीज की, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। और स्पेशली जो आपका इस मैं कहूँगा पिछले 5-10 साल में जो गिग इकोनॉमी जो आपकी डेवलप हुई है, जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स डेवलप हुए हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी एजेंसी किसी जगह रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वो काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी नाम मात्र की होती है उनके पास, ठीक है। तो इस टाइप के, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, स्विगी के जो एम्प्लॉय है, जोमेटो के एम्प्लॉय है, तो उनके केस में भी यहाँ पे सेक्शन 45 में प्रोविजन दिया गया है कि पर्टिकुलर स्कीम होगी जो उनके बेनिफिट के लिए वर्क करेगी। तो सेक्शन 45 रिलेटेड टू स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। अब चैप्टर 5 में हमने कल भी देखा था कि चैप्टर 5 आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है, आपका ग्रेजुटी से रिलेटेड है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी थी कि सिंपली आप ग्रेजुटी को एक चीज समझना कि लमसम अमाउंट है, जो लमसम अमाउंट एक एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को कि भाई आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो पहले जो उसकी जनरल लिमिट थी, मैंने आपको एमसीक्यू में भी बताया था कि वो 5 साल थी। अभी देख लेते नए कोड क्या कहते हैं उसके बारे में। तो नए कोड की अगर बात करें, चैप्टर 5 में गिवन है ग्रेजुटी से रिलेटेड प्रोविजन, और एप्लीकेबिलिटी अगर आप इसकी देखेंगे तो एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी, ठीक है, एवरी सोप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और, यहाँ पे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जो जनरल है एप्लीकेबिलिटी वो 10 और मोर देन 10 है, ये आप ध्यान रखना, 10 और मोर देन 10 आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी। इसको सब चीज को स्किप करना कि वो ये बोल रहा है कि भाई पिछले 1 साल के अंदर जो है आपके एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड है तो कोड ये लागू होगा उस पर, ठीक है। अब ये सेक्शन 53 पेमेंट के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी किस केसेज में होगी, तो ये शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखना, टर्मिनेशन के बाद में, ठीक है, आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। तो यहां पर भी जो क्राइटेरिया है अभी ग्रेजुटी का वो 5 साल गिवन है, ठीक है। तो 5 साल तक आपने कंटिन्यूअस सर्विस दी है तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ये आपका एक लीगल राइट बन जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस सर्विस, यही सारी चीजें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, नॉमिनेशन, ये सारी चीजें आप स्किप करना। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, अब डिटर्मिनेशन का आप एक बार देख लेना, सेक्शन को आप भूल जाना, पर 53 सेक्शन याद रखना, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है आपका चैप्टर 5 है, बट 56 सेक्शन पर सेक्शन याद मत रखना, बट इतना देख लीजिए कि डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट क्या होगा पर्टिकुलर। तो आप देख सकते हैं पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी और एनी पर्सन जो अथोराइज्ड है, ठीक है, ऑन हिज बिहाफ शैल सेंड ए रिटन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर फॉर द पेमेंट ऑफ।
ठीक है, तो आप एक रिटन एप्लीकेशन भेजेंगे। एज सून एज ग्रेजुटी बिकम पेबल द एम्प्लॉयर सेल वेदर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड और नोट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एंड गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन टू whom gratuity is payable and also to the competent authority। ठीक है, the employer shall arrange to pay amount of gratuity within 30 days from the date it become payable। ये payable इसका मतलब क्या है कि सिंपली भाई आपने मान लीजिए आपने 5 साल काम किया कंटिन्यूअसली और आप टर्मिनेट कर दिए गए, किसी भी पर्टिकुलर रीजन हुआ, ठीक है, आपका टर्मिनेशन हुआ और या फिर आप रेजिग्नेशन दे के आ रहे हैं, तो 5 साल के बाद में क्या हुआ, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब से आप एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, तब से लेके 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को कंपलसरी जो है पे करना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में जनरली क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि आप एक रिटन एप्लीकेशन देंगे, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, जिसका टर्मिनेशन या फिर जो रिटायर हुआ है उस पर्टिकुलर जो जिसने रेजिग्नेशन दिया है, तो वो एप्लीकेशन देगा और वो उस बिहाफ पे देगा। अगर एप्लीकेशन नहीं भी आती है तो भी 30 दिन में आपको देना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का एक जनरल प्रोविजन दिया गया है, बट कंपलसरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन देना है, पर 30 दिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये यहाँ पे नेसेसिटी है। ठीक है, 30 दिन के अंदर भाई साहब आप अपनी ग्रेजुटी दीजिए अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, कंपलसरी इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। अब आता है मैटरनिटी बेनिफिट, ये है आपका चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में क्या है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, और मैटरनिटी बेनिफिट अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपका किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग ए फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, टू एवरी सोप एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर भी हमने देखा 1961 के एक्ट में और 1971 का एक्ट जो अमेंड हुआ मैटरनिटी बेनिफिट की अगर हमने बात की, तो वहां पे भी क्या है 10 प्लस मोर देन 10, तो यही जनरल प्रोविजन है। ठीक है, तो ये आप स्किप करना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता हो, जो आपका न्यू अमेंडमेंट आए उसी से अलाइन करके दिया गया है। मैंने आपके लिए अलग वीडियो बना दी मैटरनिटी बेनिफिट की, तो आप उसी को यूज कर लेना। मैटरनिटी बेनिफिट में आप 60 प्रोविजन याद रख सकते हैं, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, जैसे हमने वहां पे देखा था सेक्शन 5 था 1961 एक्ट का, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका एक राइट है और आपको जो एवरेज डेली वेज आपको मिल रही है उसके बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वही प्रोविजन है। और सेम प्रोविजन यहां पे है कि 80 दिन आपका आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल कब है, जब आप किसी इस्टेब्लिशमेंट में पिछले जो 12 महीने हैं उसमें कम से कम 80 दिन आपने काम किया हो, कम से कम 80 दिन आपने काम किया हो। कंटिन्यूएशन हो ये तो आप स्किप करना, यहाँ पे ये भी स्किप करना है आपको। मैटरनिटी बेनिफिट डिसमिशल फॉर द, ठीक है, नो डिडक्शन ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, इसको स्किप करना। ठीक है, अब आ गया आपका चैप्टर 7, ये बोलता है एम्प्लॉइज कंपनसेशन। ठीक है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी इट अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज टू होम चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 4 में हमने देखा था वही सारी चीजें हमने देखी कि वहां पर जो है आपके 10 या मोर देन 10, ठीक है, उस पर एप्लीकेबल होगा। ये कंपनसेशन में आप स्किप कर देखिए, यहां पर आप ये सेक्शन 73 जरूर देखना, रिपोर्ट्स ऑफ फेटल एक्सीडेंट एंड सीरियस बॉडीली इंजरी। इसमें क्या है कि नोटिस टू कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट अकरिंग ऑन हिज premises which result in death or serious injury within 7 days of the death or serious injury giving bodily injury giving is the circumstances attending the डेथ और सीरियस बोल। ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है एक नोटिस देगी विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी को जो है वो आपको पर्टिकुलर नोटिस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 डेज का टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना डिटेल में जाके आपसे कोड का प्रोविजन पूछे, पर फिर भी आप देख लेना कि अगर किसी टाइप का कैसे एक्सीडेंट होता है तो उसमें नोटिस का जो टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है, वो 7 डेज है। नोटिस एंड क्लेम, ये सारी चीज़ें स्किप करना, कंपनसेशन में कोई नहीं पूछेगा बाकी।
ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम अदर प्रोविजन डिस्कस करेंगे. और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो नीड टू रीड ईच एंड एवरी प्रोविजन. यू विल हैव टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट प्रोविजन ओनली. ठीक है.